सभी लोगों को नमस्कार। आज हम वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। आए दिन बच्चे ये सवाल पूछते रहते हैं, सर मैंने अटेम्प्ट तो बहुत अच्छा किया था, 90 प्लस मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, मैं सोचता था कि 60 तो कहीं नहीं गए, 60 तो मिल ही जाएंगे, 60 प्लस मिलेंगे, और जब रिजल्ट आया तो 20s, 30s, 40s। अक्सर बच्चे सवाल पूछते रहते हैं कि मार्क्स कम क्यों मिलते हैं, वाई वी गेट लेस मार्क्स इन ऑडिट, मार्क्स मिलते क्यों नहीं है। सर जाके देख लो, बोले फर्स्ट टॉप 10 वाले हैं उनके भी मार्क्स देख लो, 40s, 50s में, 60s में, 50s में रहते, बोले 60 तो बहुत कम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये मार्क्स क्यों नहीं मिलते, इंस्टीट्यूट मार्क्स क्यों नहीं देता। ये सवाल लोगों के मन में रहता है कंटिन्यूअसली। तो रिसर्च करके हमने बोला कि ये सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा कि क्यों कम मिलते हैं मार्क्स, व्हाई स्टूडेंट्स गेट लेस मार्क्स। तो इस वीडियो में पहले तो हम लोग बच्चे पेपर लिखते कैसे, ठीक है, एकदम लाइव एग्जांपल। अभी जो एग्जाम्स हुई थी उसका रिसेंट एक पेपर है, उसका आंसर 2 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन एनालाइज करेंगे कि बच्चे आंसर लिखते कैसे, हाउ दे राइट आंसर्स, वो देखने वाले, जिसको मैं बोल रहा हूं रियलिटी चेक, हाउ पीपल राइट आंसर्स। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि हमने पेपर कैसे लिखना चाहिए, हाउ टू राइट पेपर, उसके टिप्स देखेंगे। एक दिन पहले कैसे रिवाइज करना चाहिए वो देखेंगे, और उसके बाद में स्टडी मेथोडोलॉजी कैसे होनी चाहिए वो देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी दिस 3-4 थिंग्स, 3-4 चीजें हम लोग देखने वाले हैं। बिफोर वी गो एट, आई एम सी रवि टावरी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी बात सुन रहे हैं और उनकी बात को मैं क्यों बोल रहा हूं, और व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स, क्यों बोल रहा हूं, किस बेसिस पे बोल रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई नो दिस कोर्स फ्रॉम 2002, पहले खुद पढ़ा है, एंड एज अ प्रोफेसर फ्रॉम 2007। तो काफी लंबा समय हो चुका है कि मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, और मैं ऑडिट इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करता हूं। ठीक है, आई हैव सीन बेस्ट ऑफ द ऑडिट प्रैक्टिसेस व्हेन आई डिड माय आर्टिकलशिप फ्रॉम PwC मुंबई, उनके साथ मैंने आर्टिकलशिप की। इस कोर्स को और ऑडिट को इन एंड आउट देखा हुआ है। ठीक है, आई हैव बीन सिटी टॉपर, रैंक होल्डर, फेल भी हुआ हूं मैं, रिवैल्यूएशन में पास भी हुआ हूं मैं, तो कोर्स को भी देखा है और ऑडिट को भी बहुत नजदीक से इन एंड आउट देखा है, और इतने सालों से मैं इस प्रोफेशन में रहता हूं। तो वो मैंने जो एनालाइज किया है कि क्या प्रॉब्लम है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, तो बात यही है, अटेम्प्टेड 90 प्लस, एक्सपेक्टेड 60 प्लस, स्कोर 20s एंड 40s, करेक्ट। क्यों बच्चे का मार्क्स कम स्कोर करते हैं और कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक इट बेटर। ठीक है, ओके। नाउ अब एक स्टूडेंट है, अब किसका पेपर है, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दैट, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उनका पेपर है, उनके रियलिटी चेक 25 मार्क्स मिले हैं, 25 मार्क्स मिले हैं। ये सोचते थे कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, लेकिन कम मार्क्स मिले हैं। तो लेट्स सी उन्होंने क्या क्वेश्चन था। देखिए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, जो उन्होंने आंसर भी किया। मिस्टर ए, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ ट्रू प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस आईपीसीसी और फाइनल दोनों के लिए रेलेवेंट है, लेकिन बाकी जो पेपर, जो क्वेश्चन है, ये खास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर है, एसएस के ऊपर, तो दोनों के लिए रेलेवेंट है इक्वली। और ये पेपर लिखा गया है, सीए फाइनेंस स्टूडेंट ने लिखा है, तो मतलब क्या लिखा है वो देख के बहुत मजा आएगा। मिस्टर ए, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ट्रू प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर ए को अपॉइंट किया ऑडिटर ऑफ ट्रू प्राइवेट लिमिटेड। What factor would influence the amount of working paper required to be maintained for the purpose of audit? ठीक है, तो यहां पे साफ साफ पूछा था कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है,
कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमको वर्किंग पेपर ज्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे कि वर्किंग पेपर्स कम मेंटेन करने पड़ेंगे? कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? स्ट्रेट क्वेश्चन था एकदम। बोलने के लिए कुछ लोग इसको केस बोल सकते हैं, दे कैन से इट्स अ केस स्टडी, लेकिन केस स्टडी नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो रेलेवेंट ही नहीं है, कुछ किसी काम का नहीं है। सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट रेलेवेंट है। फैक्टर्स पूछे हुए, एक लाइन में पूछ सकते थे फैक्टर्स विच अफेक्ट फॉर्म एंड कंटेंट, या फिर फैक्टर्स विच अफेक्ट क्वांटिटी ऑफ द वर्किंग पेपर। उसके जगह उन्होंने उसको एक थोड़ी छोटी सी सिचुएशन बना दी और सिचुएशन बनाकर पूछ लिया। ठीक है। नाउ इसका एक्सपेक्टेड आंसर एकदम सिंपल था। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे के अंदर दिया हुआ है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक आंसर यहां पे अवेलेबल था। साइज पे डिपेंड करता है, कंपनी बड़ी है तो ज्यादा वर्किंग पेपर्स, कॉम्प्लेक्स काम, शिप बिल्डिंग का बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा वर्किंग पेपर लगेंगे। R&D का काम करते हैं, ज्यादा वर्किंग पेपर लगेंगे। ठीक है, हम जाते हैं ऑडिट में, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट, रिस्क ज्यादा है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो ज्यादा वर्किंग पेपर लगेंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स आप कैसे लगा रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आप लगा रहे हो, कंट्रोल्स अगर अच्छे निकले तो आप सबको पता होगा सब्सटेंटिव चेकिंग कम करनी पड़ती है, करेक्ट, वर्किंग पेपर्स कम लगेंगे। कंट्रोल्स बेकार है तो सब्सटेंटिव चेकिंग ज्यादा करनी पड़ती है, वर्किंग पेपर्स ज्यादा लगेंगे, उस पर डिपेंड करता है। फिर मेथोडोलॉजी में हम लोग सैंपलिंग कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, हाउ वी आर डूइंग द सैंपलिंग हम लोग कर रहे हैं, ऑडिट मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कैसे रहेंगे वर्किंग पेपर्स, कितनी गलतियां मिल रही है, गलतियां अगर ज्यादा मिल रही है तो वर्किंग पेपर ज्यादा जमा करने पड़ेंगे। हमारा कंक्लूजन कैसा है, कंक्लूजन पे डिपेंड करता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था आंसर। साइज ज्यादा तो वर्किंग पेपर ज्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा तो वर्किंग पेपर ज्यादा, रिस्क असेसमेंट ज्यादा तो वर्किंग पेपर ज्यादा, आपके ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे उस पर डिपेंड करेगा, कंट्रोल्स वीक है तो वर्किंग पेपर ज्यादा, आपकी मेथोडोलॉजी सैंपलिंग आप कर रहे हो 100% चेकिंग कर, अगर आप 100% चेकिंग सैंपलिंग कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, गलतियां ज्यादा तो वर्किंग पेपर ज्यादा, कंक्लूजन अगर आप क्वालिफाइड देते हो, मॉडिफाइड देते हो तो वर्किंग पेपर ज्यादा आपको लगेंगे। ये सिंपल सा लिखना था। ठीक है, दैट वाज अ सिंपल आंसर व्हिच वाज एक्सपेक्टेड। अब हम लोग देख रहे हैं, लेट्स होप यू आर एबल टू रीड, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। आंसर क्या लिखा गया, CA फाइनल स्टूडेंट, ठीक है, एज पर SA 500 ऑडिट एविडेंस, ऐसे 230 लिखना चाहिए था, ऐसे 230, ऐसे नंबर ही गलत लिख दिया। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, एज पर SA 500 लिखा है, होना चाहिए था 230। मैं पहले आंसर पढ़ रहा हूं और हमको सिंपल जवाब देना था फैक्टर्स के बारे में। एज पर SA 500 ऑडिट एविडेंस, व्हाइल डूइंग द ऑडिट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू मेंटेन वर्किंग पेपर, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू मेंटेन वर्किंग पेपर। ठीक है, चलिए फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट व्हाट एंड विच अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर्स required to be maintained, what and which type of working required to be maintained। इंग्लिश थोड़ी सी खतरनाक है। अब फैक्टर्स लिखने चाहिए थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय हिम शुड बी कंसिडर्ड एज ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड इट इज यूजफुल फॉर ड्रॉइंग ओपिनियन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है उसको हम ऑडिट एविडेंस बोल सकते हैं अगर उसकी मदद से कंक्लूजन मिले तो। स्टेटमेंट सही है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यूजफुल हो तो उसको ऑडिट एविडेंस बनाइए, अपने फाइल में रखिए, लेकिन पूछा तो फैक्टर्स है। स्टेटमेंट सही है, मैं आपको बताऊं, अभी 7 पॉइंट लिखे गए, 7 पॉइंट, सातों के सातों स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसमें से फैक्टर्स नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कुछ भी पूछो, बच्चे लिखते जो उनको आता है, रेलेवेंट हो कि नहीं, पीपल डोंट राइट रेलेवेंट आंसर्स, स्पेसिफिक रेलेवेंट आंसर ही नहीं लिख रहे। पूछा क्या है, आप लिख क्या रहे हो, देयर इज नो रेलेवेंस। 7 पॉइंट लिखे हुए, 1.5 पेज बिल्कुल भरा है,
सातों के सातों पॉइंट सही लिखे, सातों के सातों पॉइंट लिखे, स्टेटमेंट सही है, लेकिन रेलेवेंट नहीं है, इस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं बनते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पीपल डोंट राइट व्हाट दे हैव आस्क्ड, दे डोंट राइट रेलेवेंट आंसर्स। रेलेवेंट आंसर्स नहीं लिख रहे बच्चे, वो क्यों होता है वो भी देखेंगे हम लोग। तो पहले पॉइंट में तो बताया, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वर्किंग पेपर शुड बी इन ओरिजिनल फॉर्म। जरूरी नहीं कि ओरिजिनल फॉर्म में हो, इट मे बी जेरोक्स कॉपी ऑल्सो। जेरोक्स कॉपी ऑल्सो, ये भी अजीब था। रिटन रिप्रेजेंटेशन इज टेकन बाय मैनेजमेंट फॉर सर्टन कंफर्मेशन इज ऑल्सो वर्किंग पेपर। रिटन रिप्रेजेंटेशन भी वर्किंग पेपर होता है। कहां है फैक्टर्स? एनी एक्सटर्नल कंफर्मेशन टेकन बाय ऑडिटर टू थर्ड पार्टी ट्रेडर्स ऑडिट एविडेंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ऑडिट एविडेंस होता है। कहां है फैक्टर्स? ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स ही गायब है, फैक्टर्स आर मिसिंग। फैक्टर्स छोड़ के पूरी दुनिया लिख दी है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पीपल आर नॉट राइटिंग रेलेवेंट आंसर्स। सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, सीए फाइनल के स्टूडेंट, आईपीसी के बच्चे शायद बेहतर लिख दे कभी कभी। दैट्स द बिग प्रॉब्लम एंड व्हाई विल सी, हम लोग देखेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको एनालाइज करवा रहा हूं। क्वेश्चन था कि ये कंपनी है जहां पे जॉइंट ऑडिटर्स रखे हुए हैं, जॉइंट ऑडिटर्स को अपॉइंट किया हुआ है, और हमको जॉइंट ऑडिटर्स के आपस में उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स है वो बताना था। ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर सिंपल था, ऐसे 299 लगता है, अप्लाई होता है। ऐसे 299 में लिखा है कि हम लोग जॉइंट ऑडिटर्स पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, वी कैन रिलाई ऑन देयर वर्क। हमें देखना चाहिए कि उनका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो पूरा भरोसा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इवैल्यूएट करना चाहिए कि उनका कॉम्पिटेंस क्या, वो कैपेबल है क्या ऑडिट करने के लिए। कोई दूसरे देश में हो, किसी दूसरे लॉ के अंदर है, तो हमको देखना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। आर दे कॉम्पिटेंट और नॉट, एंड इज देयर एनी सस्पिशन, कोई शक तो नहीं है उनके काम पे। ये जनरल बातें देखनी पड़ती है, करेक्ट। आपस में अच्छा कम्युनिकेशन रखिए, और सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओवरऑल प्लानिंग करना, कब रिपोर्ट सबमिट होगी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में, रिलेशनशिप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। साथ में ओवरऑल जो प्लानिंग है वो साथ में करते हैं, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन एरियाज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनडिवाइडेड एरियाज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू एरियाज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका कंप्लायंस जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्टिंग इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल एरिया की डिटेल प्लानिंग सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने अपने एरिया के ब्रांच रिपोर्ट्स पढ़ना सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट होने के बाद में फ्रॉड और एरर के लिए जिम्मेदार अपने अपने एरिया के, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तेरे एरिया के अंदर फ्रॉड है, तू रिस्पॉन्सिबल। तो जॉइंट ऐसे 299 का रेफरेंस देना था, आपस में रिलेशनशिप के बारे में बताना था, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना था। ये ऐसा लिखना था हमको आंसर। लिखा क्या गया? एज पर ऐसे 299 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, एज पर दिस ऐसे जॉइंट ऑडिटर्स, वापस रिपीट हो गया, आर रिस्पॉन्सिबल जॉइंट एंड जॉइंटली एंड सेपरेटली। दे आर रिस्पॉन्सिबल जॉइंटली एंड सेपरेटली। ये इंग्लिश है साहब, जॉइंटली एंड सेपरेटली। वर्क विच कैन बी डिवाइडेड बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेस ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है, और अदर एरियाज टेकन बाय ऑडिटर्स। काम कैसे डिवाइड हो सकता है? हाउ वर्क इज डिवाइडेड बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जॉइंट इन सेपरेट, दैट ओनली विच वर्क डिवाइडेड, एंड वर्क नॉट डिवाइडेड, देन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन गिवन केस एज पी लिमिटेड, 3 जॉइंट ऑडिटर्स, joint auditors on the basis of
regions, hence auditors are responsible separately on audit procedures. However, if any work is not divided between them, each joint auditor is to कुछ लिखा है. 5 मार्क का क्वेश्चन था, 2 मार्क मिले. मैं तो बोला 2 भी ज्यादा मिले. आपको उनके बीच में रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था. आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हो? हाउ वर्क इज डिवाइडेड बिटवीन जॉइंट ऑडिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आप बांटते हो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आप बांटते हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स आप बांटते हो, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, एक्सपर्टीज आप बांट रहे हो. क्या क्या लिख रहे हो आप? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन है ये. पूछा क्या था, आप लिख क्या रहे हो? मिस इंटरप्रिटेशन. आप इंटरप्रिट ही नहीं कर रहे हो कि पूछा क्या है, बस फिर से वो लिख दे रहे हो मसाला जो आपको पता है. बोले कुछ तो भी एक कंबाइंड मसाला मेरे को पता है, लिख दिया. मतलब मैं इन्हीं स्टूडेंट को बोलूं कि वापस लिखना ही है तो वैसा का वैसा नहीं लिख पाएंगे. और क्वेश्चन जॉइंट ऑडिटर का कोई भी क्वेश्चन आओ, यही आंसर जाना है हर जगह पे, यही आंसर जाना है. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्क्स नहीं मिलने का. एक मसाला रेडी हो जाता है हर ऐसे का, कुछ भी क्वेश्चन पूछो वही लिखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछो वही लिखना है. दिस इज द बिग प्रॉब्लम. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. वी आर थैंकफुल टू आईसीआई कि उन्होंने ये पेपर्स बाहर लेके आए. तो दोष जो है वो बहुत हद तक बच्चों का ही है, क्योंकि बच्चे फिर सीए इंस्टीट्यूट में स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ होगा, मार्क्स नहीं मिले होंगे, फिर कुछ नहीं मिले तो वो लोकेशन, वो सिटी से मार्क्स नहीं मिलते, दूसरे सिटी से मैं पेपर देना चाहता हूं. आप सबको बता दूं, मैं इंडिया के सारे पेपर्स जमा होते हैं दिल्ली में, उनको सबको नाम निकालकर बारकोड डालते हैं, उन सबको मिक्स करते. पेपर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स आर मिक्स्ड. सबको मिक्स किया जाता है. मिक्स करने के बाद में 20-20, 25-25 पेपर्स का बंच बनता है और पूरे इंडिया में चेकिंग करने के जाता है. तो वो बंच में, एक बंच में अलग अलग रीजन के पेपर हो सकते हैं. करेक्ट? आप ये सब दोष मत दे. डोंट फूल योरसेल्फ. आप खुद को भी फूल ना करें, ठीक है, और दूसरों को भी नहीं, ठीक है. तो रियलिटी चेक ये है कि आंसर्स गिवन आर ऑफ एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी. ये सच है. एक्सेप्ट करेंगे तो आप इंप्रूव कर पाएंगे. आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. 3 ये देखने वाले हम लोग, हाउ टू राइट पेपर लिखने की स्किल्स. उसके पहले एक दिन पहले कैसे रिवाइज करें और पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, ठीक है. हाउ टू राइट पेपर में एकदम सिंपल सा है. सबसे पहले तो, और बहुत सिंपल चीजें लेकिन ये करना चाहिए. सबसे पहले आपने जो आपको पहले अलोकेटेड 15 मिनट्स है वो, और अगर ज्यादा समय मिले तो पेपर को अच्छे से पढ़ के आपने रैंकिंग करनी चाहिए. कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, कौन सा दूसरा सॉल्व करेंगे, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा, कौन सा पांचवा. आपने कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, कि एक क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स है ABCD वो एक ही जगह पे आप लिखो. कोशिश करनी चाहिए, ठीक है. लेकिन रैंकिंग करिए. आपको 7th क्वेश्चन अगर अच्छा आता है तो वो सबसे पहले सॉल्व करिए. 5th क्वेश्चन अच्छा आता है तो वो सबसे पहले सॉल्व करिए. 4th क्वेश्चन अच्छे से आता है तो वो सबसे पहले सॉल्व करिए. फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करना बिल्कुल जरूरी नहीं है. प्लीज डोंट डू इट. आपका इनिशियल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके बारे में आपका पूरा इंप्रेशन कि बच्चे का नॉलेज क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है, इसका लेवल क्या है, वो सब पहले 2 क्वेश्चन से रहता है. बहुत सारे पेपर देख लिए, जैसे ही आपने गलत आंसर दिए तब से आपके मार्क्स अपने आप कम मिलने लग जाते हैं. 4 में से जहां पे 3 मिल सकते थे वहां पे 2 मिलते हैं. बोलने के लिए तो 1 मार्क गया, बट दैट इज 25%. 20% मार्क्स आपके कम हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आपने सबसे पहले क्या लिखा है आपके जो. इसलिए रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. रैंक करना, और जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता है, बहुत अच्छे से आता है, वही, उसमें भी सब क्वेश्चन जो आपको बेस्ट आता है वो आपने सबसे पहले लिखना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट शुड बी ट्रेमेंडस, टेरिफिक स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है. तो रैंकिंग जरूर करिए आप. देन रीड क्वेश्चन एटलीस्ट थ्राइस. देखिए, डोंट बी इन अ हेस्ट. जल्दी में मत आगे जाइए, बहुत कम मार्क्स मिलते हैं.
एक क्वेश्चन 3 बार पढ़िए कि पूछा क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द फोकस, उस क्वेश्चन का क्या है वो जानिए, लिखिए वहां पे ये चीज मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट इट देयर, कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, जब वो पेपर लिखता था 12th में तो उसका पूरा बेंच हिलता था। हमको 1 सप्लीमेंट लगती थी तो उसको 5 लगती थी, उसका पेपर कभी पूरा नहीं होता था, नेवर। इतनी हड़बड़ाहट, इतनी बेचैनी, लिखना, कट करना, आधा लिख के रुक जाना, अरे ठीक है, फोकस पता करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सारे स्टेप्स लिखे भी, आप वीडियो स्टॉप करके वो स्टेप्स आप नोट भी कर सकते हैं। यू हैव टू, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइन योर आंसर। कौन से एसेज लग रहे हैं, कौन से कंपनी के सेक्शन लग रहे हैं, कौन से, अगर सीए एक्ट लगता है फाइनेंस में तो सीए एक्ट के कौन से सेक्शन लग रहे हैं, कौन सा गाइडेंस नोट लग रहा है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है, आपको रिकॉल करना, ये लगता है कि ये लगता है कि ये लगता है कि ये लग रहा है। मैं आंसर में फिर पहले क्या लिखूंगा, फिर बाद में क्या लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप क्या लिखूंगा, कौन सा एग्जाम्पल दूंगा, उसको शॉर्ट में आपको डिजाइन करना है। 1 मिनट स्पेंड करिए आप उस पर। प्लीज केयरफुली डिजाइन योर आंसर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको आपका आंसर डिजाइन करना पड़ेगा। आधा स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर सोचते हैं आधा क्या लिखूं, कितना समय वेस्ट होता है उसमें। 1 पैराग्राफ लिख देते हैं, यार मेरे को ये भी पॉइंट एक्सप्लेन करना था। यू हैव टू डिजाइन योर आंसर कि क्या क्या लग रहा है और कैसे, किस सीक्वेंस में उसको लिखने वाला हूं, ठीक है। डिजाइनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रफ में आपने उसको डिजाइन करना चाहिए। यस, यू शुड डिजाइन योर आंसर्स, यू शुड स्पेंड 1 मिनट एटलीस्ट इन डिजाइनिंग योर आंसर। और मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत अच्छे, बेहतरीन आप आंसर लिखेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। देन एक स्टैंडर्ड आपके क्वेश्चन, आपके आंसर में कितने पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। यू कैन हैव 4 पार्ट्स। अगर केस स्टडी है तो नंबर 1 रेफरेंस, अगर रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, ऐसे 550 लगता है, AS 18 लगता है, सेक्शन 188 लगता है, सेक्शन 189 लगता है, क्या क्या लगता है उसके रेफरेंस। जितने ज्यादा रेफरेंस दोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको आएंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। गिव रेफरेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा रेफरेंस दे सके उतने ज्यादा रेफरेंस रखिए। रेलेवेंट, बट डेफिनेटली रेलेवेंट। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया आपने, रिलेटेड पार्टी में 560 डाल दिया, सब्सिक्वेंट इवेंट, बोले बाजू का एक स्टैंडर्ड था। हां, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड, क्या लिखा है वो स्टैंडर्ड में, क्या लिखा है उस एएस में, क्या लिखा है वो कारों के पॉइंट में, क्या लिखा है वो कंपनी एक्ट के सेक्शन में, वो बातें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सीए फाइनल वाले प्रोफेशनल एथिक्स है तो एज इट इज उतरना चाहिए, एज इट इज वर्डिंग्स उतरनी चाहिए। कारो है तो कारो का क्लॉज एज इट इज उतरना चाहिए, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सब रटने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस एज इट इज, कारो के क्लॉजेस एज इट इज। सब कुछ रटना पॉसिबल नहीं, बोल भी नहीं रहा हूं। कारो में नंबर ऑफ क्लॉजेस जो है वो आपने एज इट इज लिखने चाहिए। देन नेक्स्ट, तीसरा पार्ट इज डिस्कसिंग द केस। केस में क्या किया हुआ है उस पर अप्लाई करना। लॉ क्या लिखा देख लिया, केस में क्या दिया हुआ है वो अप्लाई करना, क्या सही है क्या गलत है वो तय करना। और चौथा, कंक्लूजन लिखना, टू राइट द कंक्लूजन। इसमें भी अगर आपको ऐसा लगे कि डाइसी इशू है बहुत ही, ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, पूरा डिस्कस कर लीजिए। अगर आपको लगता है अजम्पशंस भी हो सकते हैं अंदर, ऐसा अजम्पशन रहा तो ऐसा होता है, ऐसा रहा तो ऐसा रहेगा, दोनों बातें लिख दीजिए। फाइनल कंक्लूजन, अगर कंफ्यूजन है, अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, दोनों भी बातें हो सकती है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो तीसरे स्टेप को एक्सप्लेन, ऐसा रहा तो ये होगा, ऐसा रहा तो ये रहेगा। डोंट राइट द 4 स्टेप कंक्लूजन। कंटेंट लिख दो, ऐसा रहा तो ऐसा, ऐसा रहा तो ऐसा। भाई आपको, आप तय कर लो आपको किधर मार्क्स देने हैं। मैंने दोनों बातें लिख दी है। डोंट राइट द कंक्लूजन। अगर आप कंफ्यूजन में हो, आपको लगता है अजम्पशंस लेके आंसर देना पड़ेगा, तो आप, ठीक है, ऐसे केस में दोनों बातें कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन कर दो। फाइनल कंक्लूजन के 2-3 लाइन मत लिखो अगर कंफ्यूजन है तो,
ठीक है। इसके अलावा थियरी क्वेश्चंस है, रेफरेंस दीजिए और कंटेंट लिख दीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लीज थोड़ा इंग्लिश को सुधारिए, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स इंग्लिश के लिखिए। क्या इंग्लिश लिख रहे हैं बच्चे, क्या इंग्लिश लिख रहे हैं। इतना टेंशन में मत रहिए पेपर लिखते वक्त, अच्छे से नींद खा पी के आराम करके जाइए पेपर लिखने के लिए, और एटलीस्ट प्रॉपर इंग्लिश के स्टेटमेंट्स बनाइए। मेक प्रॉपर इंग्लिश स्टेटमेंट्स, इजी सिंपल प्रॉपर इंग्लिश स्टेटमेंट। कोई हाईफाई लैंग्वेज नहीं लिखनी है, लेकिन जो लिख रहे वो तो कम से कम एक सिंपल सा चीज हो, वो लिखिए। अच्छे पॉइंट्स पहले लिखिए, जो आपको पता है कि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वो पहले लिखिए, ठीक है। बाद में दूसरी बातें प्लीज गलत बातें या फिर घुमाइए मत। पेपर चेक करने वाले का मन से उतर जाता है जब वो देखता है कि बंदा घुमा रहा है, एक ही पॉइंट ऊपर नीचे डबल टिबल रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे रिपीटेशंस आप करेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपका इंप्रेशन बहुत खराब हो जाएगा। गलत बातें मत लिखिए, ठीक है। डुप्लीकेसी मत करिए आप। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, रिसेंटली वी हैव कम अक्रॉस सम पेपर्स जहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा लिख के छोड़ दिया गया। हाँ, ऐसा हुआ है, ठीक है। पहले ऐसी अंडरस्टैंडिंग काफी थी कि जहां बेस्ट आंसर होते हैं वो मार्क्स आपको मिलेंगे, जो बेस्ट आपने लिखा है उस पर मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रिसेंटली ऐसा देखा गया है। तो आप जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो, अगर आपको जो सबसे बेस्ट लगता है, अगर लगता है कि इस पे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, अच्छा है, तो जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको कट कर दीजिए। जहां पे आप कट करते हो वो चेक ही नहीं करते, तो जो बेस्ट आंसर है उसको ही चेक करेंगे, उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमने देखा है ये पेपर्स कि एक्स्ट्रा लिख के उसको छोड़ दिया, उसको चेक नहीं किया गया, उसमें ज्यादा मार्क्स मिल सकते थे, वो नहीं दिए गए, करेक्ट। तो बचिए उस चीज से लेकर। जितनी टेक्निकल टर्म्स, मिस्टेक्स मत बोलिए, मिसस्टेटमेंट्स बोलिए, ठीक है। चांसेस ऑफ मिस्टेक मत बोलिए, रिस्क बोलिए, ठीक है। अथॉरिटीज मत बोलिए, दोष चार्ज विद गवर्नेंस बोलिए, TCWG बोलिए, ठीक है। जितने टेक्निकल टर्म्स आप ज्यादा यूज करेंगे उतना अच्छा, तो यूज मोर एंड मोर टेक्निकल टर्म्स, करेक्ट। गेटिंग दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट चीजों को, जो पर्पस है। आप थोड़ा सा कुशन दे सकते हो, मतलब यू कैन राइट जनरल थिंग्स पहले 1-2 लाइन में, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करिए, जो अच्छे पॉइंट्स उसको अंडरलाइन करिए। सामने वाला अच्छी बातें देखना चाहता है, जैसे अच्छी बातें देखेगा आपको मार्क्स मिलेंगे। उनके साथ बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उनके पास में चेक करने के लिए समय कम होता है, करेक्ट। तो आपने जितना आप हाईलाइटिंग यूज करेंगे, हाईलाइटर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, सिंपल पेंसिल से भी आप अंडरलाइन कर देंगे, आपने उस तरीके से उसको एम्फसाइज किया है तो भी वो चलेगा, करेक्ट। ये कुछ टिप्स आप पेपर लिखते वक्त ख्याल रखिए। एंड राइट टिल लास्ट मोमेंट, जो आपको बेस्ट से बेस्ट आता है वो आखिरी तक आप लिखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक दिन पहले कैसे रिवाइज करेंगे। कुछ लोग शायद ये एक दिन पहले की रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आप फाइनल में हो, आप IPCC में हो, किस सीक्वेंस में रिवाइज करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट IMPs की फाइल है आपके auditguru.in वेबसाइट पे, आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, auditguru.in/downloads पे जाएंगे, वहां पे हर अटेम्प्ट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उसकी फाइल होती है। अटेम्प्ट का नाम वहां पे इंपॉर्टेंस की फाइल होती है। वो इंपॉर्टेंस की आप फाइल देखिए, वहां पे जिस सीक्वेंस में चैप्टर्स दिए हुए और जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो टॉपिक लिखे हुए हैं, करेक्ट, उस पे, और वहां पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि इस चैप्टर में आपने क्या करना चाहिए, इस चैप्टर में क्या करना चाहिए, इस चैप्टर में आपने क्या करना चाहिए, ये सारी बातें लिखी हुई है। तो वो सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड, आपके जो रेगुलर नोट्स है, आपने जो क्लासेस की है, आपने जो पढ़ाई की है, आपके जो रेगुलर नोट्स है, आप जहां से पढ़े हो, सबसे पहले उसको उठाइए। दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग, वही होनी चाहिए। एग्जाम के एक दिन पहले यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो। अब ठीक है, कुछ नया नोट्स आपने उठा लिया, नई बुक्स आपने उठा ली, इट्स सुसाइडल है पूरा, करेक्ट। आपको जो आपके रेगुलर नोट्स है, जिस पे आपकी नजर बैठी हुई है, जहां से आप पढ़ चुके हो, सबसे पहले आपने वहीं से रिवाइज करना चाहिए, करेक्ट। इट शुड बी रिवाइज फ्रॉम देयर ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अगर पढ़ते एक बुक से
और फिर रिवाइज करते किसी और बुक से। अरे भाई ये तो पागलपन है, सुसाइडल है। प्लीज जो आपके रेगुलर नोट्स है, जो भी है, जैसे भी है, कम है ज्यादा है, उससे आप पढ़िए, ठीक है। हाँ भाई कोई टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं था तो फिर आप वो कोई दूसरे बुक से भी आप पढ़ सकते हो, कोई दूसरे मटेरियल से भी आप उसको पढ़ सकते हो। हाँ भाई मैंने जो पढ़ा था मेरे को पता ही नहीं, अभी याद ही नहीं है कुछ, तो आप कोई दूसरी बुक से आप समरी से पढ़ सकते हो। वी ऑल्सो कीप प्रोवाइडिंग समरीज। वापस already.in वेबसाइट पे आप जाएंगे तो समरी वहां पे, जैसे रिसेंटली वी हैव इशूड 34 स्टैंडर्ड्स की समरी, पूरा इन डेप्थ पॉइंट बाय पॉइंट एवरीथिंग थ्रू चार्ट्स टेबल्स के साथ में, डायग्राम्स, इमेजेस के साथ हम लोगों ने 34 जो बहुत ही कोर स्टैंडर्ड्स है उसकी समरी अपलोड की हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। करेक्ट। तो पहले तो सीक्वेंस मैंने बोला, एक सीक्वेंस जो दिए उसको सीक्वेंस में आप फॉलो करें, ठीक है। सेकंड जो रेगुलर नोट्स है वही फॉलो करें। इफ रिक्वायर्ड टू कैन टेक समरी, कोई समरी से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वो समरी से रिवाइज करिए। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आप वो समरी से रिवाइज कर सकते हैं। देन पिकअप आरटीपीज। फिर आप लोगों ने एक्चुअली आरटीपी, और आरटीपी अगर आप 3 अटेम्प्ट की कवर कर पाओ तो बेस्ट है। प्रेजेंट और उसका पहला और उसका पहला, ऐसा देखा गया है कि पहले की आरटीपी से भी पूछा जाता है। 3 अटेम्प्ट की आरटीपीज आपने कवर करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसा बोल रहा था रिवाइज करना है आपको, इस सीक्वेंस में रिवाइज करना है, अपने मटेरियल से रिवाइज करना है, आरटीपी से पढ़ना है आपको। आखिरी दिन आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, प्लीज डोंट रीड लाइन बाय लाइन। हेडिंग देखा, इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, नेक्स्ट। इसमें ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, नेक्स्ट। याद नहीं आया तो एक बार देख लिया, मार्क कर लें उसको, अच्छा ये ऐसा था। आपको माइंड रिवीजन करना है, आप वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आप लिख नहीं सकते। यू कैन नॉट, लाइन बाय लाइन आप नहीं पढ़ सकते, दैट इज बी सुसाइडल अगेन। रिकलेक्ट करिए, रिकॉल, हाँ इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपकी जो मार्किंग है उस पर ध्यान दीजिए, आपने कुछ बाजू में लिखा था उस पर ध्यान दीजिए आप। नो रीडिंग लाइन बाय लाइन, करेक्ट। फिर आप पीएम को पकड़िए। पीएम में जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सीक्वेंस शुड बी द रेगुलर नोट्स फर्स्ट, दैट शुड बी कवर्ड, उससे आपको बहुत स्पीड मिलेगी। आरटीपीज होनी चाहिए, वो आखिर में छूट जाती है। और फिर प्रैक्टिस मैनुअल आपका होना चाहिए, पीएम जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात, आप जब पेपर लिखने आप जाते हैं, मेरा ऐसा पर्सनल मानना, मैंने किया भी यही है, यू शुड स्टॉप रीडिंग एटलीस्ट 2 hours बिफोर द एग्जाम। 2 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए आपने, प्लीज लिसन टू मी। 2 घंटे पहले बंद, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। डोंट गेट ड्रेन्ड मत होइए, एग्जॉस्ट मत होइए, दिमाग को कंजेशन में मत डालिए, ठीक है। एक आखिरी मोमेंट तक पढ़ के, बट बी फ्री, कूल, काम, रिलैक्स्ड माइंड से आपने जाना चाहिए। और क्या होता है जब आखिरी मोमेंट तक आप पढ़ते हो तो आप खुद के दिमाग को बोल रहे हैं, तू गधा है, तू पागल है, तूने पढ़ाई नहीं की है, तेरे को कुछ नहीं आता, तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। जैसे 2 घंटे की पढ़ाई में तो आप पूरी दुनिया जीतने वाले हो। आप खुद के दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि तू वीक है, तू पढ़। आपकी जो 6 महीने की मेहनत है उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे हो, और ये 2 घंटे भरोसा कर रहे हो। तो इट इज स्ट्रिक्टली नो। इधर उधर की बातें करिए, दोस्तों से मिलिए, हंसी मजाक करिए, करेक्ट, कूल, काम, रिलैक्स्ड रहिए। जितना आप ऐसा करेंगे उतना मैं लिख कर देता हूं गारंटी से कि आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, जबरदस्त। गुड स्लीप, गुड फूड, एंड स्टॉप स्टडिंग 2 hours बिफोर द एग्जाम्स। आई हैव डन दैट गाइज, मैंने तो किया है, और मेरे दोस्तों ने, मेरे पूरे ग्रुप ने किया है। पूरा का पूरा ग्रुप आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमको ऐसा लगता है हम लोगों ने ऐसा किया, इसकी वजह से हमने काफी अच्छे पेपर लिखे, बहुत अच्छे पेपर लिखे। सो कीप दैट ऑल्सो इन माइंड। अब ठीक है, इन डेप्थ स्टडीज जिनके एग्जाम्स अगर बहुत ही नजदीक है, 15 days टू गो, 1 month टू गो, 15-20 days टू गो, शायद उनके लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। बाकी जिनके अभी समय है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अच्छा, कुछ लोग के पास टाइम भी होगा, एग्जामिशन मिल गया है तो कम सब्जेक्ट्स है तो उनके पास टाइम भी होगा। हाउ शुड बी स्टडीड, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि बच्चे जो गलतियां करते हैं, क्यों करते मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, वाई पीपल स्कोर लेस इन सीए एज सच, एनी सब्जेक्ट इज, ये आपने बार बार सुना होगा, बचपन से सुना होगा, पेरेंट्स ने बताया होगा, प्रोफेसर्स ने बताया होगा, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज नहीं है।
पीपल डोंट थिंक ना लॉजिकली, वाई, क्यों। ऐसे ऑडिट में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये वर्ड कम से कम 50 बार आएगा, 50 टाइम्स, 50 बार ये वर्ड जगह जगह पे आता जाएगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब होता है हाउ टू कलेक्ट, रिस्क असेस करना मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और पता लगाना क्या क्या गलत हो सकता है। इन शॉर्ट इट इज इंफॉर्मेशन कलेक्शन। है क्या ये? सिंपल वर्ड्स में इंफॉर्मेशन कलेक्शन है। 315 में है, उसमें बताया कि इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना, हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में जनरल इंफॉर्मेशन कैसे करना, पूरे बिजनेस के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो भी लिखा है, कैसे कलेक्ट करना वो दिया है, और कौन सी जनरल इंफॉर्मेशन। अगर रिलेटेड पार्टी में कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ऐसे 550 में रिस्क असेसमेंट वापस है कि रिलेटेड पार्टी की कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, अगेन इट इज देयर। ऐसे 570 में गोइंग कंसर्न में वापस है, क्यों? गोइंग कंसर्न की कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। सोचा भी कि बार बार क्यों आता है ये रिस्क असेसमेंट। कॉन्सेप्चुअल स्टडीज मीन्स व्हाई, एवरी स्टेप व्हाई। ये रिस्क असेसमेंट बार बार क्यों है, यहां पे इसका क्या मतलब है, यहां पे इसका मतलब क्या है, क्यों रिपीट हो रहा है ये। आस्क सिली क्वेश्चंस, व्हाई, क्यों है। जरूरी है। जिस दिन आप ये व्हाई पूछेंगे उस दिन कॉन्सेप्ट बनेंगे, उस दिन रिटेंशन होगा और आप बेहतरीन आंसर लिखेंगे एग्जाम्स में। ये व्हाई नहीं पूछेंगे आप तो बहुत मुश्किल है, फिर आपका लेवल इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो इट शुड बी इन डेप्थ स्टडीज, व्हाई, क्यों, और हर सब्जेक्ट में। एसएफएम में फॉर्मूला है तो क्यों है। प्रपोज डिविडेंड को हम लोग माइनस करते हैं, वी डिडक्ट इट when we compute net asset of equity shareholders, we don't deduct it when we compute capital employed. capital employed निकालते माइनस नहीं करते, इधर करते क्यों, why. This why is very important guys. हम लोग सीए बने, मैं देखा इन एंड आउट, जिसने why पूछा है वो कम भी पढ़ता है ना, वो अच्छे से पास हो जाता है। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट तो मैं सब लोग बोलते, मैंने बताया क्यों लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई नहीं कर पाते। अच्छा, ये सबको पता है, 100 में से 100 को पता है साहब, 100 में से 100 को पता है कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन करती नहीं पाते। टाइम अलोकेशन, इसके लिए बहुत समय लगता है, आपको बहुत समय देना पड़ता है। इफ आई टॉक अबाउट सीए फाइनल, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी है तो 2 साल पहले से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई के लिए। अच्छा, किसी ने 2 साल पहले शुरू नहीं किया, बोले आप क्या करें। देखिए, पहले अटेम्प्ट में मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता बोध ग्रुप दे या ना दे, लेकिन अगर आपने बोध ग्रुप दिए, अगर आपका स्कोर, ठीक है, इफ यू आर 10 to 20 मार्क्स शॉर्ट, 10 से 20 मार्क्स शॉर्ट है तो समझ में आता है, मैं बोलूंगा बोध ग्रुप के लिए जाइए। अगर आपका दायरा उसके ऊपर है, 50 मार्क्स शॉर्ट, 60 मार्क्स शॉर्ट, 50-60 मार्क्स आपको और चाहिए थे, ठीक है, 30, 40, 50, 60 इतने मार्क्स आपको ज्यादा चाहिए थे, आई विल सजेस्ट गो फॉर ओनली 1 ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप के लिए जाइए। अनफॉर्चुनेटली आई एम इनटू कोचिंग, लेकिन कभी कभी कोचिंग क्लासेस आपके और एक ग्रुप के बारे में आपको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि उनके कलीग्स कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि बोले भाई ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, दोनों ग्रुप एक साथ दो। पहला अटेम्प्ट शायद सोच सकता हूं मैं, लेकिन आपने केयरफुल देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका समय नहीं है, गो फॉर 1 ग्रुप। सीए इज नॉट अबाउट स्पीड, सीए स्पीड के लिए, स्पीड के नहीं, सीए में हमको सर्टेनिटी चाहिए, क्यों, व्हाई, कॉन्सेप्चुअल इन डेप्थ स्टडीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट स्पीड, सीए इज नॉट अबाउट स्पीड, सीए इज अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सर्टेनिटी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आईआईटी के एग्जाम्स और सीए एग्जाम्स में, कैट की एग्जाम्स में और सीए एग्जाम्स में। वी नीड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड फॉर दैट वी नीड लोड्स ऑफ टाइम। बच्चे कभी कभी अलग ही नोशन चलते, देंगे तो दोनों ग्रुप एक साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, उसके पीछे कारण नहीं होता। ये गलत बात है। ईगो में मत जाइए, दोस्तों में मत जाइए, दूसरों में मत जाइए, धीरे चलिए। आज के डेट में फास्ट चलना आसान है, पेजेस पलटना, स्लो चलना मुश्किल है। सो आई विल से दैट अलोकेट मोर टाइम। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपने 75 आवर्स प्लस का इन डेप्थ स्टडीज चाहिए।
ठीक है, समय अलोकेट, और उसको सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर करने के लिए पक्का 50 आवर्स चाहिए। इतना समय आपको अलोकेट करना चाहिए। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप सर्टन रहना चाहते हैं, इफ यू आर टारगेटिंग समथिंग मोर देन 60-70 आप टारगेट करना चाहते हैं, तो इतना समय आपको देना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, इतना समय ही नहीं देते। जब आप समय नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? दूसरा, कभी कभी समय देते हैं लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, क्यों लिखा है ये, कैसे लिखा है ये। प्लीज टेक गाइडेंस, उसका अगली गाइडेंस लीजिए। आज हम जिम में जाते हैं, ट्रेनिंग करने जिम में जाते हैं, तो हमारे पास ट्रेनर होता है, कम समय में कैसे हम प्रिपेयर करें। व्हाई डू टेक चांसेस? टेक गाइडेंस, टेक ट्रेनिंग, टेक क्लास में भी, टेक अ वीडियो लेक्चर में भी, इट्स मस्ट। सर आप मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं, मैंने भी एग्जाम्स दिया, अभी मैं रैंक होल्डर भी रह चुका हूं, मैं फेल भी हो चुका हूं। मैंने रैंक लाया, मैं फेल हूं, मैं सब देख चुका हूं। मैंने भी सारे क्लासेस किए, आई हैव डन ऑल द सब्जेक्ट का क्लासेस एंड आई हैव गिवन इट, आई नो द डिफरेंस। एंड प्लीज डोंट मेक एक्सक्यूज फॉर दैट, यू शुड टेक फुल गाइड। इतनी बड़ी एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम है, 100 में से 10-15 बच्चे पास हो रहे हैं, व्हाई नॉट टू टेक गाइडेंस? देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, और देयर इज नथिंग टू बी फाइनेंशियली भी। भाई आज के रेट में एनी सब्जेक्ट का फीस अगर आप देखेंगे, ठीक है, मे बी वीडियो लेक्चर्स में भी, तो वेरी रीजनेबल प्राइस में यू गेट दोज थिंग्स। और एक मेंटर रखिए जो आपके प्रोफेसर है, पूरे क्वेश्चंस पूछिए, दिल खोलकर क्वेश्चन पूछिए। जितना आप ज्यादा गाइडेंस लेंगे, जितना ज्यादा आप डाउट्स पूछेंगे, आपका इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है, और आप उस सब्जेक्ट को पसंद करने लगेंगे, उसमें अच्छा स्कोर करने लगेंगे। तो माय एडवाइस इज, क्यों बच्चे जब भूल जाते हैं तो गाइडेंस लीजिए, ज्यादा इंटरेक्ट करिए, ज्यादा क्वेश्चंस पूछिए। जब आप पढ़ते हो भाई के साथ कंपैरिजन करके पढ़ना बहुत जरूरी है, टाइम देना बहुत जरूरी है, ठीक है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन, ये क्वेश्चन ऐसा है, दूसरे से अलग कैसे है, यहां पे अलग क्यों लिखा है, यहां पे अलग बातें क्यों लिखी है, यहां पे कंटेंट अलग कैसा है, कंपेयर करके पढ़िए। ऑडिट कमेटी की लिमिट, लिस्टेड कंपनी को लगता है, पब्लिक कंपनी को लगता है, जहां पे टर्नओवर, जहां पे पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो, बोरोइंग 50 करोड़ और मोर हो, और जहां पे टर्नओवर 100 करोड़ और मोर हो। मैं हर सेक्शन की लिमिट से उसको कंपेयर करता हूं, 30 डेज को नॉर्मल मानता हूं, हर जगह पे डेज कंपेयर करता हूं, और कंपेयर करके कि क्यों कम है, क्यों ज्यादा है, वो एक लॉजिक लगा लेता हूं, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होता। क्यों इसकी लिमिट ज्यादा है, क्यों इसकी लिमिट कम है, क्यों इसके डेज कम है, क्यों इसके डेज कम है, ज्यादा है। जितना कंपेयर करके आप पढ़ेंगे, डू मोर एंड मोर कंपैरिजंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए टाइम चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए डाउट क्लियरिंग और गाइडेंस चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए आपको बहुत सारा कंपैरिजन करने की जरूरत है, ठीक है गाइज। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। once in every 4th question, once in every 5th question should be written, लिखकर देखना चाहिए, हमने चीजों को लिखकर देखना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। जिस दिन आप लिखेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि चेंजेस की जरूरत है। लिखना और कंपेयर करना आंसर्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल स्टडीज के बाद में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव क्रिएटेड अ स्टडी मेथोडोलॉजी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जितने मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट्स बोले हैं ये अपने आप कवर होंगे। एंड टेक माई वर्ड्स, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अगेन, स्टेप नंबर 1, आप पहला सवाल, कोई भी चीज पढ़ने से पहले, टाइटल पढ़ने के बाद आप क्या जानते हो उसके बारे में, गूगल सर्च करिए, व्हाट यू नो अबाउट दिस, आपको क्या पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज हियर, कहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस पढ़िए, ओनली क्वेश्चंस, टेक माय वर्ड्स, ओनली क्वेश्चंस, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िए। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपका क्यूरियोसिटी लेवल जबरदस्त बढ़ जाएगा, आपका क्यूरियोसिटी लेवल इतना बढ़ जाएगा आपका क्यूरियोसिटी लेवल कि क्या है इसका आंसर, आपकी पढ़ने की इच्छा। कभी कभी होता है ना, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, क्वेश्चंस पढ़िए, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतनी आपकी क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ेगा। अब आपने सोच लिया आपको क्या आता है, क्वेश्चंस भी पढ़ लिए, अब आप पढ़िए पूरा एट अ स्ट्रेच। एक स्टेटमेंट पढ़ के आंसर निकालने की कोशिश मत करिए, आधे स्टेटमेंट को पढ़ के कोई समझ नहीं सकता,
एक स्टेटमेंट को पढ़े कोई समझ नहीं सकता, पूरे कॉन्सेप्ट को शुरुआत से लेकर आखिर तक, आधा पेज तो पूरा आधा पेज, एक पेज तो पूरा एक पेज, स्पीड रीडिंग करके। डिक्शनरी लेके मत बैठिए, डोंट सिट विद द डिक्शनरी। क्या होगा, डिक्शनरी में आप बार बार वर्ड दोगे तो आपका फ्लो टूट जाएगा, आपका फ्लो टूट जाएगा, बहक जाओगे। वो जो बोलना चाहता है ऑथर, जो बोलना चाहती है चीजें, वो आप समझ नहीं पाओगे। तो एट अ स्ट्रेच बैठ के आप पूरा पढ़िए, और जब पॉइंट पढ़ते पढ़ते वो फिर पूछिए, मैंने क्यों नहीं सोचा, मैंने क्यों नहीं सोचा ये, अच्छा मैं अप्रूवल के बारे में नहीं सोचा था, अच्छा मैं स्टोरेज के बारे में नहीं सोचा था, अच्छा मैं कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचा था, अच्छा मैं पेनल्टी के बारे में नहीं सोचा था। बार बार पढ़ते वक्त सोचिए कि मैंने क्यों नहीं सोचा, मैंने क्यों नहीं सोचा, और अपनी फाइल को अमेंड करिए, अमेंड योर फाइल, कि मैंने क्यों नहीं सोचा ये। भाई मैं तो यही करता हूं, मैंने क्यों नहीं सोचा, मेरे कॉन्सेप्ट्स कहां पे लैकिंग है। स्टेप नंबर 3, जब आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ गई है, ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, हाउ विल यू रिमेंबर इट। आपको कोई फ्लो क्रिएट करना पड़ेगा। आप इसको डायग्राम बना के याद रखेंगे, न्यूमोनिक बना के याद रखेंगे। सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई फ्लो बना लेना, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट आपको याद होती है, जब भी कोई पॉइंट्स आते हैं बहुत सारे, पहले फिक्स आते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट आता है, फिर करंट एसेट्स आते हैं, उसमें इन्वेंट्री आता है, फिर डेटर आता है, फिर कैश आता है, फिर यहाँ पे शेयर कैपिटल आते हैं, फिर रिजर्व्स आते हैं, फिर बोरोइंग्स आते हैं, फिर करंट लायबिलिटीज आते हैं, फिर प्रोविजंस आते हैं। मेरे को सीक्वेंस याद है, मैं किसी भी चीज को बैलेंस शीट के सीक्वेंस में बहुत फटाफट याद रख लेता हूं। हाँ, बैलेंस शीट के सीक्वेंस से पहले याद हो जाता है। आप ऑडिट का जो प्रोसेस है, ऑडिट का जो फ्लो है, कि भाई पहले जाकर पहले प्लानिंग होगी, रिस्क असेसमेंट होगा, ऑडिट प्रोसीजर्स आएंगे, एविडेंस मिलेगा, फिर बाद में कंक्लूजन बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। ये फ्लो आपको पता होता है। इस फ्लो में चीजों को याद रखिए, इस फ्लो में उसको जोड़ दीजिए। सेक्शन नंबर्स होते हैं, उसमें आप याद रख सकते हैं 1 2 ये 1, ठीक है, जो भी नंबर है कि भाई 139 ये है, 140 ये है, ये 141 है, 142, उस सीक्वेंस में कोई ना कोई एक सीक्वेंस फ्लो होना चाहिए। हैरी लॉरेन है, उन्होंने बोला है कि याद रखना बहुत आसान होता है। एग्जिस्टिंग कोई चीज आपके दिमाग में फिट है तो आप चीजों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। तो वो आप बना सकते हैं। कोई फ्लो बनाइए, फ्लो नहीं है तो स्टोरी बनाइए, निमोनिक, या फिर कोई चार्ट डायग्राम बना सकते हैं। देयर मेनी प्रोफेसर्स, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके होते हैं चीजों को याद रखने के लिए, करेक्ट। तो वो आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दैट डेफिनेटली। वो याद रखने के लिए काफी काम आते हैं, चीजों को आसान कर लेते हैं। एंड द फोर्थ, ये करने के बाद आप उसकी जो की वर्ड्स है वो लिखिए खुद। मैं पूरी समरी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ की वर्ड्स। ये 4 वर्ड है, इसको देखूंगा ना मैं रिवीजन के लिए तो बात बन जाएगी, ठीक है। हफ्ता भर पढ़िए, संडे ओनली फॉर रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस, संडेज ओनली रिवीजन। और आपकी जो फर्स्ट रीड है उसको आखिरी तक जाने दीजिए। अगर सपोज मई में एग्जाम है तो मैं बोलता हूं कि फर्स्ट रीड आपकी जर्नी चाहिए, ठीक है, आपकी 10th ऑफ अप्रैल तक आपका फर्स्ट रीड चल सकता है। आखिरी के 20 दिन रिवीजन, ठीक है, 20 डेज रिवीजन। घाई मत करिए। अगर आपका बेस ही नहीं बना है तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। बेस सॉलिड होना चाहिए, तब आपको उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। मैं जानता हूं मल्टीपल रिवीजन लगते हैं। संडे को कर रहे हैं ना आप रिवीजन, संडे को बैठ के आप रिवाइज करिए चीजों को, पिछला भी पूरा रिवाइज करिए। संडेज ओनली फॉर रिवीजन, संडेज रिवीजन के लिए रखिए, लेकिन जो फर्स्ट रीड है उसको एट डेप्थ जान दीजिए, ठीक है। एग्जाम के 20-25 दिन पहले आपका फर्स्ट रीड खत्म करिए, और जो फिर 20-25 दिन है उसमें आप मल्टीपल रिवीजन और 2 रिवीजन तक आप जा सकते हो। बट टेक माई वर्ड्स, गो इन डेप्थ, गहराई में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। ये वीडियो में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया है। इसको फॉलो करेंगे आप तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे। इफ यू वांट टू गेट इन टच, auditguru.in वेबसाइट पे जा सकते हैं आप। सेकंड, ravitauri@gmail.com पे जा सकते हैं आप, या फिर मेरा नंबर है 9096000033, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, डू गुड, डू वेल।